स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी लोकवाणी विषय का 5वां पाठ अनोखे राष्ट्रपति यह देखेंगे। इस पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। यह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। इनकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। इनको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांध्य गीत कविता संग्रह, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखाचित्र आदि। अब बच्चों थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। वे सादगी पसंद, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी साध्वी प्रकृति की सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतालु थी। वे राष्ट्रपति भवन में भी अपने परिवार के लिए स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राजेंद्र बाबू में पहले जैसी ही सादगी और सरलता थी और लेश मात्र भी अहम नहीं था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी की सादगी, सरलता, निश्चलता और सहज स्वभाव के बारे में आंखों देखा वर्णन किया है। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। तो बच्चों यहाँ पर देहाती यानी कि ग्रामीण लोग जो कि गांव में रहते हैं। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना चूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाई भौह पर सिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी।
देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। अतः जो जहाज जिस स्थिति में अटक गया वह वही उसी स्थिति में लटका रह गया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। तो बच्चों, यहाँ पर मुखाकृति का अर्थ होता है चेहरा। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। तो बच्चों, यहाँ पर गरिमा का अर्थ होता है गौरव। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जब मोजों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। तो बच्चों, यहाँ पर सहचर शब्द का अर्थ होता है साथ रहने वाला और पुरातन इस शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना और परिधान इस शब्द का अर्थ होता है पहनने का कपड़ा। प्रसादित इस शब्द का अर्थ होता है अलंकृत और कृतार्थ इस शब्द का अर्थ होता है सफल मनोरथ यानी कि संतुष्ट। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। तो बच्चों, यहाँ पर शिलान्यास इस शब्द का अर्थ होता है भवन आदि की नींव का पत्थर रखना। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो बच्चों, यहाँ पर पौत्री यानी कि बेटी की बेटी, पहले बड़ी फिर छोटी फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। तो बच्चों, यहाँ पर सहधर्मिणी शब्द का अर्थ होता है पत्नी। क्षमादायी यानी कि क्षमा करने वाली, ममतालु यानी कि स्नेह करने वाली। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। तो बच्चों, यहाँ पर बालिका वधू यानी कि जो लड़की छोटी उम्र में ही वधू बन जाए। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था।
कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था, अतः प्रायः किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। तो बच्चों, यहाँ पर गंतव्य शब्द का अर्थ होता है जहाँ किसी को जाना हो। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। तो बच्चों, यहाँ पर अपवाद इस शब्द का अर्थ होता है विपरीत। विलास इस शब्द का अर्थ होता है आनंद। निष्ठा इस शब्द का अर्थ होता है काम के प्रति निष्ठा। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे के संलग्न रसोईघर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। तो बच्चों, यहाँ पर संलग्न इस शब्द का अर्थ होता है साथ में जुड़ा हुआ। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दे दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। तो बच्चों, यहाँ पर अंक में भरना यानी कि यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है गले लगाना। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथेय का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। तो बच्चों, यहाँ पर निरन्न इस शब्द का अर्थ होता है अनाज रहित। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर व्ययसाध्य का अर्थ होता है महंगा। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। तो बच्चों, यहाँ पर पारायण यानी कि इसका अर्थ होता है संपूर्णता। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है कि क्या वह साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। तो बच्चों, यहाँ पर अजात शत्रु इस शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई भी शत्रु न हो। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।